तुर्की को बड़ी सफलता। जापान जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला देश तुर्की से खरीदेंगे शक्तिशाली TB2 ड्रोन। अमेरिका समेत बड़े बड़े देशों को लगा झटका। अगली खबर में आपको बताएंगे, जिस ईरान पर 12 दिन लगातार हमला किया था इजराइल, अब उसी ईरान की नेतन्याहू ने मदद का किया ऐलान। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने दिया तगड़ा जवाब। और साथ में आपको बताएंगे 100 से ज़्यादा मानवीय संगठनों ने इजराइल के खिलाफ खोला मोर्चा, लगाया गंभीर आरोप, मदद को हथियार बना रहा इजराइल। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर की चढ़ाई। दोस्तों खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों चीन की महाशक्तिशाली सेना और उत्तर कोरिया के किम जोंग की सेना से निपटने के लिए जापान ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। जापान सागर में अक्सर चीनी सेना की घुसपैठ का सामना कर रही जापानी सेना अब तुर्की से किलर ड्रोन खरीदने जा रहा है। जापानी मीडिया की खबरों के मुताबिक जापान की सेना तुर्की से बैराकटार TB2 अटैक ड्रोन खरीदने पर विचार कर रहा है। ये वही अटैक ड्रोन है जिसे यूक्रेन की सेना ने रूस के खिलाफ जमकर इस्तेमाल किया था। ऐसे में ये सीधे तौर पर अमेरिका के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि जापान अमेरिका का पुराना दोस्त है और उन्हीं से हथियार खरीदते आए हैं। लेकिन तुर्की जैसे देशों से हथियार खरीदना तुर्की के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि जापान एक आधुनिक टेक्नोलॉजी वाला देश भी है। दोस्तों जापानी अखबार मेनिची के मुताबिक जापान का रक्षा मंत्रालय 2026 के लिए करीब 67 करोड़ डॉलर का बजट मांग रहा है, ताकि बड़े पैमाने पर सैन्य ड्रोन खरीदे जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक जापान सरकार तुर्की से यूक्रेन में रूसी सेना पर तबाही मचाने वाले ड्रोन को खरीदने पर विचार कर रही है, ताकि उसे तेजी से ये मिल सके। इसके अलावा लंबी अवधि के लिए जापान खुद से अटैक ड्रोन बनाने पर काम कर रहा है, ताकि उसे सप्लाई चेन में कोई दिक्कत नहीं आए। जापान को तुर्की के TB2 ड्रोन काफ़ी पसंद आ रहे हैं। इससे पहले जापान के एक दूसरा अखबार ने जोर देकर कहा था कि टोक्यो तुर्की से TB2 ड्रोन खरीदने और उसे दक्षिणी ryukyu द्वीप समूह पर तैनात करना चाहता है। ये द्वीप चीन के सीमा के काफ़ी करीब है। हाल ही में जापानी नौसेना के एक अधिकारी एवदे योही ने भी तुर्की के ड्रोन विमानों की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि तुर्की का ड्रोन जासूसी और निगरानी करने में बहुत कारगर है और जापान की वर्तमान सुरक्षा चुनौती को देखते हुए बहुत ही ज़रूरी है। जापान की सेना इन दिनों 24 घंटे अपने समुद्री इलाके की निगरानी करती रहती है। रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेनी सेना के जवाबी ड्रोन हमले पर जापान की सेना करीबी नज़र रखे हुए हैं। जापान चाहता है कि वह ऐसे ड्रोन खरीदें जिससे न केवल जासूसी और निगरानी की जा सके, बल्कि उनका वास्तविक जंग में इस्तेमाल किया जा सके। तुर्की का TB2 ड्रोन इस भूमिका को आसानी से निभा सकता है। TB2 के अलावा तुर्की की कंपनी बाइकर ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस बाइकर एकेनेसी और TB3 ड्रोन भी बना लिया है। ये बहुत छोटे रनवे से भी उड़ान भरने में सक्षम है। बैराकटार TB2 ड्रोन का अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ भी जमकर इस्तेमाल किया था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को मदद देने की बात कही। ये सुनते ही हैरानी होती है, क्योंकि यही इजराइल कुछ महीने पहले तक 12 दिन की जंग में ईरान से भिड़ा था। इजराइल के एयर स्ट्राइक में ईरान के करीब हज़ारों लोग मारे गए थे। ईरान की जवाबी कार्रवाई में इजराइल के भी कई लोगों की मौत हुई। दशकों से कट्टर दुश्मन रहे इन दो देशों के बीच अब सवाल उठता है कि आखिर ये मदद किस बारे में है। जवाब है ईरान में पानी का भीषण संकट। दोस्तों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में घोषित अपराधी इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरानी जनता से वादा किया है कि जब ईरान मौजूदा सरकार से आज़ाद होगा, मतलब ईरान की मौजूदा सरकार को गिराकर नई सरकार बनाई जाएगी, तब इजराइल उनकी पानी की भीषण किल्लत दूर करने में मदद करेगा। वैसे ईरान में हालात वाकई गंभीर है। ना नदियों में पानी बचा है, ना बांधों में, और ना ही ज़मीन के नीचे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी मानते हैं कि ये बेहद गंभीर संकट है। उन्होंने खुद कहा है कि हमारे पास पानी नहीं है। वहीं नेतन्याहू के ये पानी वाले ऑफर पर तेहरान भड़क गया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेतन्याहू के इस बयान पर तंज कसा है। पेजेश्कियान ने लिखा है कि जिस हुकूमत ने गाजा के लोगों को पानी और खाना तक से महरूम कर रखा है, वही अब ईरान के लोगों के लिए पानी लाने की बात कर रही है। ये सिर्फ विडंबना है और कुछ नहीं।
कैबिनेट मीटिंग में भी उन्होंने कहा है कि पहले गाजा के मासूम बच्चों की हालत देखो, जो भूख, प्यास और दवाइयों की कमी से जूझ रहे हैं, और फिर दूसरों के लिए झूठी हमदर्दी दिखाओ। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, दुनिया भर की सबसे ज़्यादा इंसानी मदद करने वाली संस्थाओं ने कहा है कि इजराइल मदद को हथियार की तरह इस्तेमाल करना बंद करे। उनका कहना है कि गाजा में पहले से ही भयानक मानवीय संकट है और इजराइल की रोक टोक से हालात और बिगड़ रहे हैं। बुधवार को 104 संगठनों, जिनमें इस्लामिक रिलीफ, ऑक्सफैम और डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे बड़े नाम शामिल हैं, उन्होंने बताया कि 2 मार्च से अब तक ज़्यादातर बड़ी संस्थाएं एक भी ट्रक भर मदद का सामान गाजा नहीं पहुंचा पाई है, जबकि इजराइल दावा करता है कि मदद पहुंचाई जा रही है। इन संगठनों ने कहा कि इजराइल मदद पहुंचाने की इजाज़त नहीं दे रहा, ये कहकर कि कुछ संगठन मंजूर शुदा नहीं है। नतीजा ये हुआ कि खाने पीने का सामान, दवाई, पानी और टेंट जैसी करोड़ों डॉलर की मदद जॉर्डन और मिस्र के गोदामों में पड़ी और गाजा में लोग भूखे मर रहे हैं। जैसे अनेरा नाम की संस्था के पास 70 लाख डॉलर से ज़्यादा का मदद का सामान तैयार है, जिसमें 744 टन चावल भी है, जो 60 लाख खाने के लिए काफ़ी है। लेकिन ये सामान अशदोद में अटका पड़ा है, जो गाजा से बस कुछ किलोमीटर दूर है। इन संस्थाओं ने कहा कि मार्च में इजराइल ने एक नया रजिस्ट्रेशन नियम बनाया, जिसमें कई संगठनों को रजिस्ट्रेशन ही नहीं दिया गया। वजह भी साफ नहीं बताई गई, बस राजनीतिक बहाने जैसे इजराइल को बदनाम करना कहा गया। ऑक्सफैम के नीति प्रमुख बुशरा खालिदी ने कहा कि यह नया नियम संगठनों को संकेत देता है कि अगर वो गाजा में काम करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी आज़ादी और सच बोलने का हक छोड़ना पड़ेगा। केयर नाम की संस्था के प्रमुख जोलिन ने बताया कि 2 मार्च से लागू पूरी घेराबंदी के बाद से वह अपने 15 लाख डॉलर की मदद का सामान गाजा नहीं पहुंचा पाए हैं। इन सभी संगठनों ने देशों और दानदाताओं से अपील की है कि वो इजराइल पर दबाव डालें ताकि मदद रोकने का यह तरीका, चाहे वो कागजी अड़चनें हो या रजिस्ट्रेशन की शर्तें, बंद हो। साथ ही उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ये सुनिश्चित करे कि संगठनों को लोगों की निजी जानकारी जबरदस्ती ना देनी पड़े, जिससे उनकी सुरक्षा और आज़ादी पर असर पड़े। अंत में उन्होंने मांग की कि गाजा के सभी ज़मीनी रास्ते तुरंत और बिना शर्त खोले जाएं ताकि ज़िंदगी बचाने वाली मदद पहुंच सके। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को लगातार तीसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने इस पर एक अंतरिम आदेश दिया है। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो उन 65 लाख मतदाताओं की लिस्ट जारी करे जो ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं किया गए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मारिया बागची की पीठ ने कहा है कि ये जानकारी बुधवार होगी, जिसे हर मतदाता के EPIC नंबर से खोजा जा सकेगा। अदालत ने चुनाव आयोग को ये लिस्ट मंगलवार 19 अगस्त शाम 5 बजे तक पब्लिश करने का वक्त दिया है। चुनाव आयोग से कहा गया है कि लोगों का नाम किस आधार पर ड्राफ्ट में शामिल नहीं किया गया है, इसका जिक्र भी होना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने कहा है कि आयोग SIR की प्रक्रिया के जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड को भी शामिल करे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।